हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग विदाउट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो जिसमें हम सबसे पहला सब्जेक्ट अपना देखेंगे वीडियो का, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजिंग सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग में हमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें यूनिट 1 है, पूरा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, इसमें पर्सनल मैनेजमेंट है, ये सब हम देखेंगे। यूनिट 2 में प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, उसके बाद मार्केटिंग और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस वाली सीरीज़ में मैं कई सारी वीडियोस सोच रही हूँ कि मैं अपलोड कर दूँगी, बट आफ्टर एग्ज़ाम्स। तो अभी लास्ट ईयर के हमारे एग्ज़ाम्स हैं, इसका पेपर हमारा 22 को है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, जिसमें आज हम यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। सो मैनेजमेंट हमारा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कि हम हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत होती है मैनेजमेंट की। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स हो गए, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस रेट होता है वो डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। अब जब भी ये रिक्वायर्ड होता है, एक तो देखो, ह्यूमन या नॉन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस में हर जगह पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, सो अगर पेपर में लिखने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट का आ जाता है तो यहाँ पे देयर आर 3 डिफाइंस। तो ये आप देख सकते हो। तो एक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ क्रिएशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओके, सो देर आर 2 मोर डिफाइंस, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। और ये जो साइट से हम पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑफ गीक्स फॉर गीक्स, जो पहले भी हमने सब्जेक्ट्स अपने कवर करे हैं। देन वी हैव मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी कुछ मॉडर्न, जो पुरानी डेफिनेशंस थी, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटर रिलेटेड फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होएगा, अगर मान लो मेरे को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मेरे को कोई भी कंपनी खोलनी है, या मैं किसी एक फैक्ट्री सेटअप कर रही हूँ, तो मैं एक प्लान करूँगी कि मेरे को जगह कहाँ पे लेनी है, मुझे लेबर कितनी चाहिएगी, रॉ प्रोडक्ट्स मेरे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद देन आई विल ऑर्गेनाइज सारी चीज़ें। फिर स्टाफिंग होता है जिसमें ना आप लोगों को हायर करते हो जो आपके लिए काम करेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। तो उनको सबसे पहले तो डायरेक्ट करना होता है कि अच्छा आप इस मशीन पे काम कर लो, आप उस मशीन पे काम कर लो। देन वी हैव टू कंट्रोल ओवर देम। ठीक है, और फिर एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जैसे हम ना फीडबैक्स लेके चलते हैं कि ये सारे पांचों प्रोडक्ट्स, वो सॉरी, पांचों स्टेप्स होने के बाद हमारे पास कुछ कहीं पे हो सकता है कि कुछ दिक्कतें रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो। तो उसके लिए हम दोबारा उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब इसका क्या मतलब है कि एक तो देखो, आपको ऐसा नहीं कि बैठे बैठे काम हो जाएगा, उसके लिए कोई भी गोल को अचीव करने के लिए हमें काम करना होगा जिससे हम उस गोल को अपने टाइम पे अचीव कर पाएँ। ओके, देन वी नीड मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है कि जिससे हमारा काम ठीक से हो, करेक्टली हो और मिनिमम कॉस्ट पे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखते रहना चाहिए। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है, देखो, एक तो मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे मैनेजमेंट लगेगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वी हैव कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि ये चलता ही रहता है। दिस इज़ अ नेवर एंडिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वी हैव गोल ओरिएंटेड, हम किसी चीज़ को मतलब अचीव करने के लिए हम करते हैं, ये डायनेमिक फंक्शन है इसका। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है, क्योंकि जो बिजनेस प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तब तक रहता है जब तक कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है हमें बिजनेस मैनेजमेंट का,
जिसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। देन वी हैव गोल ओरिएंटेड, हम अल्टीमेटली एक गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा काम टाइम पर हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दे रखा है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एयरटेल इज़ टू बिल्ड अ मल्टी एयरटेल एक्सट्रीम कस्टमर इन अ ईयर, then all of its managerial activities will be directed towards the achievement of this objective। मतलब अगर एयरटेल का ये गोल है कि उनको 1 बिलियन एयरटेल एक्सट्रीम कस्टमर्स बनाने हैं 1 साल में, तो उनका जो गोल रहेगा वो उसी की तरफ रहेगा। ओके, देन वी हैव ऑल परसेसिव। इसमें क्या होता है कि ना, ये एक प्रोसेस है बिजनेस मैनेजमेंट का जो ये बोल रहा है कि ना ये यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है ना वो हर लेवल पे आपका देखने को आपको मिलेगा। इसमें यही रहता है कि जैसे अगर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी कॉमन होती है। जैसे जो ऊपर हमने प्रोसेसेस पढ़े थे ना, ये रे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये कॉमन रहते हैं हमारे। देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल अब कैसे है ये, क्योंकि ना इसमें सिर्फ एक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती नहीं है, यहाँ पे 3 हमें डिविजन्स कर रखे जो 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस आता है हमारा। वी हैव मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेटअप करती है किसी भी वर्क या गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। मतलब आपको कोई भी काम करना है तो आप उस काम को कैसे फुलफ़िल करोगे, ये आपका एक गोल रहता है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, वर्क टू बी फुलफिल्ड इन एन हॉस्पिटल इज़ ट्रीटिंग पेशेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे रहता है कि ना, अगर मान लो कोई हॉस्पिटल है तो उसका काम अल्टीमेटली क्या रहेगा कि जितने भी उसके पेशेंट्स हैं उनको वो ठीक से ट्रीट करें। यूनिवर्सिटी का क्या रहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करें। तो अब इन काम को करने के लिए दिस इज़ द गोल ऑफ द हॉस्पिटल कि उनको ट्रीट करना है पेशेंट्स को, तो वो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ वो देख के चलते हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ओके, सो देखो, पीपल आर द मोस्ट एसेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे छोटे से छोटे रिसोर्स अगर हम लेके चले ह्यूमन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सफाई वाला है, ठीक है, तो वो भी, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो हम गंदगी में कैसे काम करेंगे। या अगर मान लो हमारा कोई भी मेन लीड नहीं आया, जो मैनेजर है या वो छुट्टी पे चला गया, तो अब किसी को यही नहीं पता कि काम होगा कैसे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल वो डे टू डे बेसिस पर टास्क असाइन करता है, तो अब जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको काम नहीं पता कैसे होगा। यही चीज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल है कि आपको लोगों को कैसे सेटिस्फाइड रखना है, जो भी अंडर आप हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कैसे सेटिस्फाइड रखना है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अब इसमें ना ये देखो, ये है कि टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी आपको लेके चलने की, अगर ये टीम है तो उनकी ये नीड्स होंगी, वहीं पे अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसको ये नीड्स होंगी, वो सारी चीज़ें हमको फुलफ़िल करनी होती हैं। वी हैव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साइकिल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होएगा कि सबसे पहले इनपुट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, फिर उन इनपुट्स को आपको सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट करना होगा। तो देयर आर 3 ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहले इनपुट्स हमें परचेज करना है, उसके बाद सेमी फंक्शन गुड्स में उनको कन्वर्ट करना है, फिर फिनिश गुड्स में उनको कन्वर्ट करना है। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं जिसको हमें मैनेज करना होता है। फिर आता है हमारे पास डायनेमिक फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन has to change, adapt itself on the basis of changing environment to accomplish the organizational goal and objectives। देखो अब क्या होता है, जैसे ना फॉर एग्जांपल कोई फूड फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही फूड्स आपके सेल हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे गर्मियाँ होती हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उस टाइम पे,
तो वो आएंगे, जैसे मैंगो हो गया आपका, लीची हो गई, तो वो सारे फ्रूट्स आएंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर रही है और अडेप्ट कर रही है कि ये कौन सा इन्वामेंट चल रहा है या कौन सा सीज़न चल रहा है बाहर, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो डायनेमिक फंक्शन मीन्स दे आर अडेप्टिंग देमसेल्फ, जिसको आप मतलब बाहर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं वो। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा ग्रुप एक्टिविटी कैसे, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन मैनेजमेंट को अचीव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई आपका प्लानिंग कर रहा होगा, कोई डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के भी, कि मतलब कोई रूल्स बना रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने रूल बना दिया, मैंने फॉलो कर लिया, मैंने खुद को डांट दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, कि मतलब बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं तो एक गोल अचीव हो पाता है, ठीक है। अकेले आप कितना, मतलब देखो, एक्चुअल में ना ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिमाग एक ही बार सोचेगा, मतलब एक टाइम पे एक दिमाग कितना ही सोच लेगा। बट अगर बहुत सारे लोग होंगे तो उनके इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे और वो बहुत बेटर सोचेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए ग्रुप एक्टिविटी भी बोली जा रही है। फिर है मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल का मतलब होता है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है, या हम उसको टच नहीं कर सकते, बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। इंटैंजिबल का मतलब वो होता है, और इसका अपोजिट टैंजिबल, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। ओके, जैसे लैपटॉप हो गया तो मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं इसको देख सकती हूँ फिजिकली। बट मैनेजमेंट हमारा एक इंटैंजिबल फोर्स है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, देखो, कुछ ना कुछ जो भी हमारी एज अ ऑर्गेनाइज़र या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं मालिक हूँ तो मेरे पास कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स मेरे ये होंगे कि मैं अपना जो भी इन्वायरमेंट है उसको मैं पॉल्यूट ना करूँ, जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस भी ना करूँ जिससे इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो। तो ये मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फिर है मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं मेरे, जैसे कि सर्वाइवल। एक तो सबसे पहले ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना हो कि भाई आज खोली और अगले साल या अगले 6 महीने में बंद हो गई, ऐसा ना हो। सर्वाइवल का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बन रही है, ठीक है, उसमें हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें कि आपको प्रॉफिट भी हो, ठीक है, और उसके बाद वो ग्रो करे चीज़। तो इसलिए सर्वाइवल इसका ऑब्जेक्टिव है। देन वी हैव प्रॉफिट। तो सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ, हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है। ऐसा ना हो कि मैं जितना प्रोड्यूस कर रही हूँ कमा उससे कम रही हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेरा ज़्यादा हो रहा है बट इनकम कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है, देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आज एक कंपनी खोली तो मैं उसकी दूसरी ब्रांच खोल लूँ फिर कुछ टाइम बाद, और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि सारा मैंने अगर मेरी कंपनी है तो सारा प्रॉफिट मेरे को ही हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। देन वी हैव पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमारे पास आता है कि हम भी तो सेटिस्फाई हों, ठीक है। अगर हम साथ में अपने जो काम कर रहे हैं उनको हम मतलब प्रॉपर सारी चीज़ उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें भी एज एन इंडिविजुअल हमें भी फ़ायदा हो। ओके, देन वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी को, हेल्प करता है हमें अचीव करने में ग्रुप गोल्स, और क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का वही मतलब जो पहले ऊपर बताया था कि आप टाइम के साथ और इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हो। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसमें अगर हम बात करें सोसाइटी की तो वो टाइम टू टाइम वो भी डेवलप हो रही है, कोई हार्म तो नहीं हो रहा, और सोसाइटी को ये भी हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज़ उसको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। फिर हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं वो भी अपने गोल्स और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हों, तो ये सारे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ओके, नाउ गाइस वी विल बी टॉकिंग अबाउट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम मीनिंग, टाइप्स, एलिमेंट्स और फंक्शंस देखेंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले होता क्या है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो।
इस ये एक ना आपका देखो एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स पे काम कर रहे हो, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को, इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। मतलब अब हम एज एन एचआर हम बात करेंगे कि अगर कोई एचआर है तो उसके क्या मैनेजमेंट रहते हैं। सो पर्सनल मैनेजमेंट के यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स है तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन डेवलपिंग मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड करियर डेवलपमेंट। फिर रहता है कि इंश्योर करता है ये कि हेल्दी और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो, जिससे हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे वो ठीक से काम कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से काम कर पाएँ। और इसमें 3 हमारे पास मैनेजमेंट के सब टाइप्स रहते हैं, जिसमें हम स्ट्रैटेजिकल, टैक्टिकल और ऑपरेशनल हम देखेंगे। देन वी हैव पर्सनल। जो मैनेजमेंट हमारा ये होता है, ये हमारा हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा चेंज हो रहा है इफ़ेक्टिवली, इंक्लूड कर रहा है रीस्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें हम मिनिमाइज़ करते हैं अपने डिस्ट्रप्शन और मेंटेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की मोरल्स को। टाइप्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में सबसे पहले स्ट्रैटेजिक। तो स्ट्रैटेजिक में क्या होता है कि देखो आपको ना एक स्ट्रैटेजीज लेके चलनी होती है जिससे हम लॉन्ग टर्म गोल्स को हैंडल कर पाएँ। तो इसमें हमें रूटीन्स या असाइनमेंट्स पास करनी होती हैं, जिससे जो प्लानिंग फॉर फ्यूचर है और ये भी हम इंश्योर कर पाएँ कि राइट इंसान को राइट जॉब मिल रही है। ऐसा ना हो कि आप हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जॉब आपको मिल गई है डेटा एंट्री की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो आपका टेक स्टैक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिले, ठीक है। तो यही काम रहता है। और ऐसा भी ना हो कि कोई पीएन है उसको दे दिया जी हमने डेटा एंट्री का जॉब, तो उसके लिए भी वो गलत हो जाएगा ना कि भाई वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो वो डेटा एंट्री भी कैसे करेगा वो। देन वी हैव टेक्टिक्स। तो टेक्टिक्स का क्या होता है, इट इज़ अ प्लानिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्टिक पर्सनल मैनेजमेंट, चूजिंग हाउ स्केड्यूल करंट एम्प्लॉयज़ इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। तो इसमें आपको देखो जो भी प्लानिंग हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सारा हम टेक्टिकल में इंक्लूड करेंगे। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें ना हम हायरिंग करेंगे बेस्ट एप्लीकेंट्स की वाया सर्टेन सिलेक्शन प्रोसीजर्स। मतलब जो भी हमारे वो रहते हैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं या जो भी फेजेस होते हैं ऑफ इंटरव्यूज़, तो वो सारी चीज़ हम लेके चलते हैं। अब इसमें ऑन बोर्ड करना या ट्रेनिंग देना नया अपने जितने भी हायर्स हैं, तो वो सारा हमारे टेक्टिक्स में आता है कि अगर आपके पास न्यू लोग आ गए अब उनको आप मैनेज कैसे करोगे। ओके, देन वी हैव ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में इसमें ये रेगुलराइजेशन पे काम करेगा आपका। न्यूमरस प्रोसेस होंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अनलाइक स्ट्रैटेजिक पर्सनल मैनेजमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव्स। ऑपरेशनल पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विद रिस्पेक्टिव नीड्स ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है। इसमें हम एक इंडिविजुअल की नीड्स को लेके चलेंगे कि उनके ऑपरेशनल्स क्या हैं, वो सब सारी चीज़ हम लेके चलेंगे। अब इसमें आपका अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल पर्सनल मैनेजमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कंपनी है वो कैसे काम कर रही है, या फिर पॉलिसीज़ वगैरह कंपनी की क्या हैं और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो भी एक फॉर्म को डेली बेसिस पे काम रन करने में हेल्प कर रहे हैं। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, देखो जैसे ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये होता है कि एक तो ना मैंने कोई भी ओपनिंग डाली, ठीक है, तो मेरे पास आ गए 1000 लोगों ने जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, और अब उसमें से मैं कितनों को सिलेक्ट करूँगी, दैट इज़ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि मैंने जॉब ओपनिंग डाल दी है, अब वहाँ से मेरे को लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शो करा, ठीक है, और मेरे को सिलेक्ट करने सिर्फ 10 लोग, 1000 में सिर्फ 10 लोग जो मैं सिलेक्ट करूँगी, तो दैट इज़ सिलेक्शन। और रिक्रूटमेंट में मेरे हो गए 1000 पीपल, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस रहता है। अब इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व क्या क्या कर रहा है ये, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको अट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज हायरिंग ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जितने भी लोग हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, अब उनको हमें ट्रेन करना होगा। देन वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो अब इसमें हम बात करते हैं
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि ना देखो, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनको हम परफॉर्मेंस बेसिस पे अपने फीडबैक्स देते हैं कि आपने यहाँ कमी रह गई तो आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके, जिसमें हम सबसे पहले लेके चलेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस फीडबैक और परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये 3 हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आती हैं, ये 3 चीज़ें। फिर हमारे पास आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट टू दैट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ optimize their outcomes and performance of their employees. It is disciplined method for regularly assessing and forecasting employee performance. Okay, then we have compensation and benefits. मतलब देखो, एक की फंक्शन ये भी रहता है कि आपको ना कुछ पे करना होता है, जो भी आपके साथ वो काम कर रहे हैं लोग, तो उनको हमें कुछ भी कंपनसेशन या फिर हमें बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे अब इसमें कॉम्पनसेशन या उसमें क्या आता है, जैसे अगर मेरे साथ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं उनको कुछ बेनिफिट्स दे सकती हूँ, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए या कुछ उनका इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। तो एम्प्लॉय रिलेशंस में हमारा आता है कि ना, जैसे हमें एक इस्टेब्लिश करना होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है बिटवीन द वर्कर एंड द फर्म। तो क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एक वाइटल पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले एक तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनके कन्फ्लिक्ट्स को, हम एडवोकेट करवा सकते हैं, ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग आर एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाएँ। देन वी हैव लीगल कंप्लायंस। तो लीगल कंप्लायंस एक अनदर क्रिटिकल एलिमेंट है जिसमें हम रिलेट कर पाते हैं टू प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंपनी फ्रॉम लीगल वायलेशंस, ठीक है। कि मतलब लीगली आपको कुछ दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये ही सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। जिसमें हम वर्किंग राइट्स, वर्क प्लेस सेफ्टी, ये सारी चीज़ की, मतलब मान लो मैंने ना बोला कुछ कि मैं इतना अमाउंट आपको पे करूँगी बट पे कर रही हूँ उससे कम, तो वो लीगली आ जाएगा कि आप पे फिर केस हो सकता है कि भाई आपने बोला ये था, एफिडेविट भी साइन करवाया था, ऐसा कुछ। तो वो सब लीगल में आता है आपका। देन वी हैव बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो इसमें हमने एक पॉइंट की बात करी थी जिसमें हम ट्रेनिंग या फिर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको कुछ नया एक्सपीरियंस, नए स्किल्स या नई नॉलेज हम उनको सिखा रहे हैं, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा सबसे पहली बात। उसके बाद है हमारे पास परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। एक तो जब हमारे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय गिविंग देम सम गुड अमाउंट ऑफ फीडबैक्स, और उसके बाद उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करें, ठीक है। आइडेंटिफाई कर पाए हम परफॉर्मेंस गैप्स को। तो वो सारी चीज़ें जब आती हैं तो हमारा जो एम्प्लॉय होता है उसको लगता है कि हाँ मैं भी कुछ इम्प्रूव करूँ, व्हेन वी आर पेइंग देम वेल। फिर आता है हमारे पास एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो हमारा है वो कैरेक्टराइज हम कर सकते हैं बाय वर्किंग इमोशंस कमिटमेंट से, ठीक है। एक्टिव कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं हम टीम और वर्क के बीच में। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जिसमें हम मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन रख सकते हैं, या रिकॉग्निशंस जैसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको टाइम टू टाइम कुछ, फॉर एग्जांपल प्रमोशंस प्रोवाइड करके। तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन वी हैव रिटेंशन एंड लॉयल्टी। तो रिटेंशन और लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे काम करने के लिए, ओके। देन वी हैव टैलेंट एक्विजिशंस और कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। फिर आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं हमारे, इसमें सिर्फ हम पॉइंट्स देखेंगे, यू गाइस कैन इलेबोरेट इट देमसेल्व्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं सबसे पहले हमारे पास अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वही कि सारा आपको आपको HR की तरह देखना है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, आर दे सेटिस्फाइड मेंटली एंड फिजिकली और नॉट। अगर नहीं है तो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। उनको प्रॉपर एक वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइड करना जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर लाइटनिंग हो वहाँ पे, प्रॉपर सफाई हो, वो सारी चीज़। देन वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो
देन वी हैव हेल्थ एंड सेफ्टी लास्ट में। ओके, सो रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर का क्या रहता है कि अगर कोई भी अगर पर्सनल मैनेजर है उसका क्या रोल है कि ह्यूमन रिलेशन रोल, कि वो एक तो अपने जितने भी कलीग्स काम कर रहे हैं उसके साथ तो वो उनको लेके चले, ठीक है, कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा तो उससे बात करो कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इकोनॉमिकली आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, कोई वैसे दिक्कत है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या है, तो वो आप बात कर सकते हो। एडवाइजरी रोल में ये आता है कि आप एज एन HR यू गाइस कैन एडवाइस योर एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग विद यू। फिर आते हैं कंसर्निंग काउंसलिंग रोल, जिसमें हम काउंसिल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को सच एज वर्क, करियर और कलीग्स, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल, सोशल, इन सब चीज़ों पे आप उनको काउंसिल कर सकते हो। मीडिएटर रोल्स में ये आते हैं कि आप देखो, एक तो जब दो एम्प्लॉयज़ के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में कभी भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो वी गाइस कैन एज एन HR वी गाइस कैन वर्क एज अ मीडिएटर टू रिजॉल्व दैट इशूज़। फिर लीगल रोल्स में ये आते हैं कि आप क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चल सकते हो इसमें, जिसमें आप हम ओवरसी कर सकते हैं डिसिप्लिनरी फैक्टर्स को और भी सारी चीज़ों को, ठीक है। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें आपका आता है प्रोसेसमेंट ऑफ मैन पावर। तो मैन पावर को लेके जो चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले एक तो बेस्ट फिट फॉर ईच पोजीशन, ये हमारा मेन टारगेट रहता है कि जो इंसान डिज़र्व करता है या जिसके पास जो स्किल्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और उनको उसी स्किल्स में वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। देन वी हैव कंपनसेशन मेथड्स एंड रिवॉर्ड्स टू मैन पावर एम्प्लॉयड, मतलब वही कि आप टाइम टू टाइम उनको कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इसमें रहता है। देन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ मैन पावर, मतलब अगर मतलब बहुत जो अच्छी कंपनीज होती है ना वो आपको ईयरली अमाउंट पे, एनुअली अमाउंट पे आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 20,000 या 30,000 कि आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो, जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो वो मेंटेनेंस ऑफ मैन पावर में आता है, या उनको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ का आपको अमाउंट देंगे कि आप इतना अपने उस पर स्पेंड कर सकते हो ऑन हॉस्पिटल बेसिस, ठीक है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने टाइम के आपको मिलेगा, या फूड फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ना आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, या हम कुछ काइंड ऑफ उनको परफॉर्मेंस बेसिस पे या वर्किंग आवर्स के अलावा हम उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, वट एवर दे नीड। इसमें फिर अप्रोच आती हैं आपकी पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चलते हैं कि देखो आप जब भी काम कर रहे हो तो आपको सारे ट्रेडिशंस को लेके चलना चाहिए। आप ऐसा काम मत करो कि किसी के जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या किसी के भी ट्रेडिशनल मोरल्स आपके हर्ट ना हो, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच रहता है, इसमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रहता है, सिस्टम अप्रोच रहता है और कॉन्टिजेंसी अप्रोच रहता है इसमें लास्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं अबाउट प्रमोशंस और इसके बारे में, ठीक है। परफॉर्मेंस इन प्रमोशंस, डेफिनेशंस, प्रोज एंड कॉन्स एंड टिप्स। तो कई जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ईगर करते हैं टू गेट प्रमोटेड फॉर वेराइटी ऑफ रीजन्स रेंजिंग फ्रॉम मोर मनी टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनीज। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अ सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। अब ये होता क्या है, देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि ना जो मैनेजमेंट है वो प्रमोट करता है एम्प्लॉयज़ को बिकॉज ऑफ देयर सीनियरिटी विद इन द कंपनी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, दूसरे कैंडिडेट्स अभी आपके रिस्पेक्ट आपके कंपेयर में बाद में आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में हो, आप 10 साल से काम कर रहे हो, ठीक है, वहीं पे अगर कोई एम्प्लॉय अभी आया है, फॉर एग्जांपल उसको 2 साल ही हुए हैं काम करते हुए, तो प्रमोशन के जो चांसेस होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द न्यूअर वन, ठीक है।
तो इसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं कि आप कंपनी के साथ कितना ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हो। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे ये रहता है। देखो कई बार ये होता है कि ना कोई चाहे 5 साल से काम कर रहा हो बट वो उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है, वहीं पे अगर कोई 2 साल से काम कर रहा है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसको तब प्रमोशन मिल जाए। ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि आप कौन कितने ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है, बट जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है उसको हम प्रमोशन के लिए ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं कि हाँ इसका प्रमोशन कर दो क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सो दैट कि वो आगे भी अच्छे से काम करे। अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं हम। सबसे पहले सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस कैजुअल यूजुअली रिवॉर्ड एम्प्लॉयज लॉयल्टी फॉर स्टेइंग विद द कंपनी ओवर अ सेट amount of time or may even be required by unions within your own company। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि ना एक्चुअल में जो कंपनीज होती है वो उनको इसलिए भी प्रमोट करते हैं क्योंकि आप उनके साथ लॉयल हो, आप उनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो इसलिए भी कंपनीज हमें प्रमोट कर देती हैं टू द ओल्डर एम्प्लॉयज़। तो अब इसकी प्रोज क्या रहते हैं कि जो अपीयरेंस होता है ना, reduces the appearance of favoritism by rewarding employees for seniority, reduces turnover as employees will want to stay in order to get promoted। अब देखो इसमें क्या होएगा, एक तो रिवॉर्ड के लिए आपका जो अपीयरेंस ऑफ फेवरेटिज्म है ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर लोअर चांसेस ऑफ बैक स्टैबिंग अमंग द एम्प्लॉय सिंस परफॉर्मेंस एंड फेवरेटिज्म प्ले नो रोल। देखो बैक स्टैबिंग का मतलब होता है कि ना अगर आप किसी को मक्खन लगा रहे हो तो वो उसमें कुछ नहीं काम करेगा वो चीज़। then we have having a clear communicating metrics for promotions that everyone can meet, it's helpful to employees and managers। ठीक है, ये सारे और भी हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, लेस मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़ टू एक्सेल एज इट डज नॉट फैक्टर इनटू प्रमोशन, increases resentment among motivated or talented employees if मोरोकॉल एम्प्लॉयज़ आर प्रमोटेड ओवर देम। देखो डिसएडवांटेजेस ना इसमें यही है कि मान लो कोई काम नहीं कर रहा बट वो कंपनी में बहुत टाइम से है, ठीक है, और वहीं पे अगर दूसरा एम्प्लॉय है वो कंपनी में आया 2 साल पहले बट वो जी लगा के अपनी मेहनत कर रहा है, तो वो उसके जो वो है ना मतलब वो डिसअपॉइंट हो जाएगा क्योंकि भाई काम तो वो कर रहा था बट प्रमोट कर दिया दूसरे को जो कि इस बेसिस पे कि वो कंपनी में ज़्यादा टाइम से है, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। और ये ही हार्डवर्क इजंट बीइंग रिवॉर्डेड, जो काम कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कॉज चैलेंजेस विद बीइंग रिक्रूटमेंट एज न्यू एम्प्लॉयज़ विल बी प्रमोटेड लास्ट। वही कि जो पहले आया है अगर सीनियरिटी के बेस पे कर रहे हैं तो जो पहले आया है वो सोचेगा कि मेरे को तो 10 साल इस कंपनी में रहना पड़ेगा तब जाके मेरे को प्रमोशन मिलेगा, तो मे भी हो सकता है कि वो पहले ही हट जाएँ। फिर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस में ये रहता है। देखो प्रोज में सबसे पहले कि जो काम कर रहा है उसको ही मिल रहा है रिवॉर्ड, देन वी हैव कैन बी मोर अपीलिंग टू हाई क्वालिफाइड एंड एम्बिशियस कैंडिडेट्स, एनकरेजिंग इनोवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो ये एक इनोवेशन को इनक्रेज करेगा कि आप भी काम करो, आप भी हार्डवर्क करो तो आपको भी प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी अमंग ऑल एम्प्लॉयज़ हु वांट्स प्रमोशन। ठीक है, रिवॉर्ड दोज विद द टैलेंट फॉर द प्रोफेशन। अब इसमें ये रहता है कि डिसएडवांटेजेस इसमें ये रहेंगे कि ना देखो एक तो लेस लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज़ होएगा बिकॉज दे हैव नो रीज़न टू स्टे फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर आपको मान लो 2 साल में ही प्रमोशन मिल गया फिर आप सोचोगे कि है अब यहाँ पे मैं इतने में काम कर रहा हूँ तो चलो अब दूसरी कंपनी में स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि मे बी वो एम्प्लॉय से सोच ले कि भाई वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पे मिल जाए, और मे सीम अनफेयर टू द एम्प्लॉयज़ हु वर्क देयर फॉर लॉन्ग टाइम। वही बात कि 5 साल से काम करो बट आप काम तो कर नहीं रहे हो ना कुछ, तो रह के भी क्या फ़ायदा। लेकिन वो उस इंसान के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी क्योंकि 2 साल पहले जो आया उसको प्रमोशन मिल गया, हमें नहीं मिला, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर माइट अलाउ फेवरेटिज्म टू डिसाइड प्रमोशंस इफ़ देयर इज़ नो फॉर्म मैट्रिक्स डिटरमाइनिंग हु इज़ एलिजिबल। तो एक ये भी रहता है कि ना वैसे जैसे चापलूसी करना नहीं होता कि सीनियर्स की चापलूसी करो तो हो सकता है वो भी मान जाए, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे टिप्स हैं आगे, यू गाइज कैन रीड इट आउट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 1। आई गेस हमने सारा ही कवर कर लिया है इसमें, तो
हाँ, ये हमने सारा यूनिट 1 का जितनी भी चीज़ थी, वी गाइस हैव कवर्ड दिस। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट यूनिट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।